द टाइम्स में खुशामदीद। बिहार इलेक्शन का रिजल्ट स्क्रिप्टेड है या ओरिजिनल है, ये सवाल पिछले 3 दिनों से लोगों के जहन दिमाग में गर्दिश कर रहा था और अब इस सवाल का जवाब आना शुरू हो चुका है। सच्चाई सामने आने लगी है। अपोजिशन के नेताओं ने, महागठबंधन के लोगों ने भी अब बोलना शुरू कर दिया है। इधर द हिंदू ने एक रिपोर्ट शाये की है और द हिंदू की रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है कि इस चुनाव में बहुत बड़ा घपला हुआ है, धांधली हुई है और बगैर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस मदद के इस चुनाव में एनडीए को इतनी शानदार जीत मिलना पॉसिबल नहीं था। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बीजेपी 89 और जेडीयू को 85 सीटों पर जीत मिली, यानी महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर महदूद हो गई और एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिल गई। कांग्रेस जैसी पार्टी 6 सीटों पर महदूद हो गई। और अब राहुल गांधी ने खुलकर बोला है। तेजस्वी यादव की तरफ से अभी तक चुप्पी साधी गई है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने भी ट्वीट करके एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उसके अलावा अब साफ लफ्जों में कहा जा रहा है कि जिस तरह महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई, हरियाणा में वोटों की चोरी हुई, कर्नाटका में वोटों की चोरी हुई और चोरी का पूरा पर्दाफाश किया गया, बिहार चुनाव भी उसी चोरी फाइल का एक हिस्सा है। और द हिंदू की रिपोर्ट ने सबसे ज्यादा कमाल कर दिया है। आगे मैं पूरी रिपोर्ट आपको बताने जा रहा हूं। इधर मुसलमानों में कुछ लोगों का यह मानना है कि बिहार में एनडीए को जो इतनी बड़ी जीत मिली है, बीजेपी को 89 सीटों पर जो जीत मिली है, तो उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उस तबके का यह मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीटों पर जीत जरूर मिली, लेकिन उसके बदले में असदुद्दीन ओवैसी ने 202 सीटों पर एनडीए को जिता दिया। पूरे बिहार का माहौल कम्युनल हो गया। इस ग्रुप का यह भी मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह तकरीर की कि अब सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, अली, उस्मान और उमर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तो इस वजह से तमाम हिंदू एक हो गए और उन्होंने आरजेडी को वोट नहीं किया। इस तरह का दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। ऐसे लोगों को जवाब भी हमेशा दिया जाता है कि जहां असदुद्दीन ओवैसी जाकर चुनाव नहीं लड़ते हैं, वहां कैसे बीजेपी जीत जाती है। और अब आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले द हिंदू की ये रिपोर्ट देखिए। द हिंदू ने एक रिपोर्ट शाये की कल, यानी 15 नवंबर की शाम को, और उसमें कहा 3 लाख वोटर्स एडेड इन बिहार पोस्ट एसआईआर फाइनल लिस्ट। देखिए ये लाइन बहुत अहम है। 3 लाख वोटर्स एडेड इन बिहार एसआईआर फाइनल लिस्ट के 6 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर की फाइनल लिस्ट शाये की थी और 6 अक्टूबर को जब फाइनल लिस्ट शाये की गई तो उस वक्त वोटर लिस्ट में जो टोटल नाम था वो नाम था 7 करोड़ 42 लाख। पहले फेज का चुनाव हुआ 6 नवंबर को और दूसरे फेज का चुनाव हुआ 11 नवंबर को। और 11 नवंबर की शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब अपनी प्रेस रिलीज जारी की तो उसमें बताया गया कि बिहार में टोटल वोटर्स की तादाद है 7 करोड़ 45 लाख। तो 6 अक्टूबर और 11 नवंबर के बीच में अचानक 3 लाख वोटर्स की तादाद बढ़ जाती है और ये चुनाव के बीच में हुआ। इस बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई लिस्ट जारी नहीं की थी, कोई डेटा जारी नहीं किया था। और जब कांग्रेस ने, आरजेडी ने ये सवाल उठाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सपोज किया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसका जवाब दिया और कहा कि 6 अक्टूबर को जो लिस्ट जारी की गई थी एसआईआर की, वो दरअसल 30 सितंबर की ही लिस्ट थी। यानी 30 सितंबर को जो फाइनल लिस्ट जारी की गई थी एसआईआर की, उसी लिस्ट को 6 अक्टूबर को जारी कर दिया गया और 30 सितंबर के बाद एसआईआर में जिन नामों का इजाफा हुआ, वोटर लिस्ट में जो ऐड हुआ, वो नाम, वो लिस्ट जारी नहीं किया गया था। इसलिए 11 नवंबर को जो 3 लाख वोटर्स की तादाद बढ़ी है, उसमें इस बीच में ऐड किए गए लोग हैं। अब ज़रा समझिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सच बोल रहा है या दाल में कुछ काला है कि जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, लोग लगातार बाहर से वोट डालने आ रहे थे, ट्रेनों की ट्रेनें आ रही थी, छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, लेकिन छठ पूजा हो गया, उसके बावजूद ट्रेनें दिल्ली से दूसरे शहरों से बिहार को आ रही थी। हालांकि छठ पूजा के बाद स्पेशल ट्रेनों को बड़ी तादाद में बिहार से वापस जाना था, क्योंकि लोग बिहार आए थे, दोबारा इन्हें लौटना था, लेकिन इन्हें लौटने का मौका नहीं मिल रहा था। मैंने सीतामढ़ी के जंक्शन से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि एक कोच में 72 लोगों के बैठने की जगह होती और वहाँ 500-500 लोग बैठकर जा रहे थे। क्या सूरत हाल थी। तो अब द हिंदू की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि 7.42 यानी 7 करोड़ 82 लाख वोटर्स जो मेंशन किया गया था 6 अक्टूबर के स्टेटमेंट में, वो फाइनल था 30 सितंबर के ड्राफ्ट की बुनियाद
पर, और इस बीच में जो ऐड किया गया उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गोलमोल कर दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसके अलावा कलेक्टिव रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट शाये की और उसमें दावा किया गया कि बिहार की 243 असेंबली की सीटों में 14 लाख सस्पेक्टेड डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए। और ये बहुत बड़ा फिगर है कि 14 लाख सस्पेक्टेड लोगों ने वोट किया बिहार में और उसके नतीजे में बीजेपी जीत जाती है। उसके अलावा ये भी दावा किया गया कि 1.32 यानी 1,32,00,000 वोटर्स डिफरेंट फैमिलीज या कास्ट या कम्युनिटीज से थे, यानी उस फैमिली में कुछ लोग और हैं और उसी फैमिली के नाम पर, पते पर कुछ दूसरी कास्ट या फैमिलीज के लोगों ने वोट डाल दिया। और ये जो फिगर है 1.32 करोड़ का है और ये बहुत बड़ा फिगर है। और कहा जा रहा है कि यही सब घपला हुआ जिसके बाद ये रिजल्ट आया है बिहार का। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, दूसरे नेताओं का क्या कुछ कहना है, आगे मैं हर एक नेता का स्टेटमेंट आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले यहां पर कांग्रेस ने जो वीडियो जारी की है और जिस पोस्टर और वीडियो के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब दिया, क्या कुछ कांग्रेस ने कहा है, वीडियो में सुनिए। बिहार में नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने वोट चोरी की, कैसे, उसके सबूत देख लीजिए। नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर के फर्जीवाड़े से 69 लाख वोट काट लिए। जिन लोगों के वोट काटे गए वे विपक्ष के वोटर थे, उन्हें टारगेट कर लिस्ट से बाहर किया गया। पूरे देश ने देखा कैसे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों में वोट डालने के बाद भी बिहार में जाकर वोटिंग की। चुनाव के बीच बीजेपी ने स्पेशल ट्रेनें चलवाई जिसमें लोगों को टिकट दिलवाकर गले में पटका पहनाकर अलग अलग राज्यों से बिहार भेजा गया ताकि वो बीजेपी को वोट दे सके। ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की घोषणा के दिन यानी 6 अक्टूबर को प्रदेश में 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए। वहीं वोटिंग के बाद यानी 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गई। बीच चुनाव अचानक से 3 लाख वोटर कैसे बढ़े? बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट आने के बाद रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में करीब 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर मिले। 39 विधानसभा सीटों पर संदिग्ध वोटों की संख्या करीब 3,76,000 थी। इसमें से करीब 1,88,000 नाम ऐसे हैं जो लिस्ट में 2 बार दर्ज थे। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ही नहीं किया। नतीजा, बिहार की वोटर लिस्ट में करीब 14,35,000 फर्जी वोटर जुड़ गए। एनडीए के सांसद शांभवी चौधरी ने ऐसा मतदान किया कि उनके एक नहीं, दोनों हाथों की उंगली पर स्याही लगी थी। बिहार में आचार संहिता लागू होने के बावजूद मोदी नीतीश सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपए भेजे वोटिंग के दिनों के आसपास, लेकिन तमाम इरेगुलरिटीज पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। और लेते भी कैसे? वे खुद इस वोट चोरी की मिलीभगत में शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, वोट चोरी फाइल्स का लेटेस्ट चैप्टर है। आपने सुना इस वीडियो को, और आइए अब बताता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियों का क्या रद्द अमल है। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक जवाब लिखा गया है, यानी कुछ लिखा गया है रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं और तेजस्वी यादव ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, अपने ट्विटर हैंडल से कुछ नहीं लिखा है, कोई वीडियो जारी नहीं की है। उधर आरजेडी परिवार में अब लड़ाई जारी है, तोड़फोड़ जो जारी है। और अगली एक वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य अब घर से बाहर निकल चुकी है, क्या उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, सच्चाई क्या है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से जो लिखा गया कि जन सेवा एक अविरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आना तय है, हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच उनकी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। तो ये आरजेडी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया और एक तरह से रिजल्ट के बाद महज अपने वर्करों तक एक मैसेज पहुंचाया गया कि जो रिजल्ट आया है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि आरजेडी ने अभी तक ऑफिशियली ईवीएम के मामले पर या एसआईआर के मामले पर या घपला के मामले पर नहीं बोला है। हाँ, आरजेडी के जो स्पोक पर्सन हैं, दूसरे लीडर्स हैं, वो लगातार ट्विटर पर इन मुद्दों को उठा रहे हैं, टीवी चैनलों की डिबेट में भी वो बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया एक दिन बाद, यानी 15 नवंबर को रिजल्ट आ गया था, 14 नवंबर को राहुल गांधी ने कहा, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। क्योंकि महागठबंधन को भी वोट मिला और आरजेडी को 22% वोट मिला, कांग्रेस को भी 8% वोट मिला। भले इन लोगों को सीटें नहीं मिल सकी। बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है
वो 20% है और जेडीयू का गालिबन 19% है। राहुल गांधी ने आगे कहा, जो बहुत अहम लाइन है, बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। तो ये जो लाइन है राहुल गांधी के ट्वीट की बहुत ज़्यादा अहम है। आगे राहुल गांधी ने कहा, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावित बनाएंगे। तो राहुल गांधी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि आज यानी बिहार एक ऐसा चुनाव था जिस पर शुरू से सवाल उठ रहा था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अचानक चुनाव से 3 महीना पहले SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान कर दिया। उस पर सवाल उठा और उसी मशकूक चुनाव में हमें हार मिली। तो शुरू से हम इसकी उम्मीद कर रहे थे, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी और कांग्रेस ने कल हंगामी मीटिंग भी तलब की। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया जायज़ा लेने के लिए, रिपोर्ट पेश करने के लिए कि कहां चूक हुई, किस तरह वोट चोरी हुई है। कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने यह भी कहा, जो सोर्सेस से पता चला, कि राहुल गांधी ने जिस तरह हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी का पर्दाफाश किया, अब इसकी भी तैयारी हो रही है और अगले 1 या 2 हफ्ते में राहुल गांधी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में वोट चोरी का पूरा पर्दाफाश करने जा रहे हैं। वैसे जो तज्जिया भी सामने आ रहा है और मैं आगे आपको तफसील से बताऊंगा। कल एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि किस तरह AIMIM और कांग्रेस RJD की आपस की लड़ाई में 10-12 ऐसी मुसलमानों की सीट थी जहां मुसलमान चुनाव जीत नहीं सके। उसके अलावा कुछ जगहों पर जनसुराज की वजह से महागठबंधन की हार हो गई, लेकिन एक सीटों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जहां बहुत कम मार्जिन से बीजेपी के उम्मीदवारों की हार हुई। और इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि रिकाउंटिंग के ज़रिए या काउंटिंग में कुछ ऐसा तरीक़ा अपनाया गया जिसकी वजह से इस तरह का रिजल्ट आया। सुप्रिया श्रीनेट, जो कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है, इन्होंने भी एक ट्वीट किया, एक वीडियो भी जारी की। और सुप्रिया श्रीनेट का कहना है, अगर बिहार चुनावी नतीजों के बाद भी किसी को यकीन हो कि इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं तो मुगालते में रहना आपको मुबारक हो। चुनावी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है, खुलेआम वोट चोरी हो रही है। 90% स्ट्राइक रेट, वो भी उस बिहार में जहां बीजेपी का एक चेहरा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात सुप्रिया श्रीनेट ने की है कि बिहार जैसा स्टेट जहां बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी की कोई पॉलिसी नहीं है, बीजेपी के खिलाफ वहां लोगों में गुस्सा, नाराज़गी, ग्राउंड पर तमाम सच्चाई दिख रही थी, उसके बावजूद बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90%। और 90% किस तरह हुआ कि बीजेपी चुनाव लड़ रही थी बिहार में 101 सीटों पर और 89 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल गई। तो यकीनन 90% स्ट्राइक, और अमूमन किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है इतने बड़े सूबे में इतना बड़ा कभी नहीं होता। छोटे छोटे सूबे में किसी पार्टी का स्ट्राइक रेट ऐसा हो जाता है, वरना अमूमन नहीं होता। सुप्रिया श्रीनेट ने 4 मिनट की एक वीडियो भी जारी की है, अब जरा इसे सुनिए। 2 शब्द राहुल गांधी पे कहना चाहती हूं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि बिहार में पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है, स्वतंत्र चुनाव हुआ है, पूरा ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके अंदर ये समझदारी है, जिनको समझ में आ रहा है, जो देख रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी और उनके घटक दलों का नहीं हो सकता है, तो इस वीडियो को अवश्य सुनिए। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि इतने पलायन, इतनी बेरोजगारी, महंगाई और इतनी कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के बाद 90% स्ट्राइक रेट आना असंभव है, तो यह वीडियो असल में आपके लिए ही है। क्योंकि बिहार में जो चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई हैं वो सारे देश के सामने है। जो संविधान में निहित एक व्यक्ति एक वोट की धज्जियां उड़ाई गई हैं वो भी सारे देश के सामने है। बिहार में जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक से ज्यादा जगह वोट डाले, उसके सबूत सोशल मीडिया पर हर जगह हैं। ये तो कुछ सबूत सामने आ गए, कितने ही और लोगों ने ये किया है अभी हमें नहीं पता है। और इसीलिए अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि 62 लाख वोट काटे गए और फिर 20 लाख जोड़ दिए गए, जिसमें से 5 लाख वो वोट थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे थे, और आप SIR पर सवाल उठाते हैं, तो आप सही सवाल उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि 6 अक्टूबर को इलेक्शन अनाउंस करते हुए ज्ञानेश कुमार जी 7 करोड़ 42 लाख वोटर की बात करते हैं, जो जादू से 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो जाता है, और अगर आपके मन में सवाल आता है कि 3 लाख कैसे बढ़ गए, तो सही सवाल आ रहा है। अगर आपके मन में सवाल आता है कि JDU और BJP
कि सरकार ने चुनाव के दौरान 10,000 रुपए खाते में डाले और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा और ये वोट के लिए कैश या जिसको रिश्वत कहते हैं दी जाती रही, तो बिल्कुल सही सवाल आपके मन में आ रहा है। अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि कैसे चुनाव के बीचों बीच हरियाणा के करनाल से एक ट्रेन उन लोगों से भर के आती है जो बीजेपी का पटका पहने हुए हैं, वो बिहार में आकर वोट डालते हैं, तो आपके मन में बिल्कुल सही सवाल आ रहे हैं। और इन सब चीजों का इल्म, इन सब चीजों का पता, इन सब चीजों की अवेयरनेस हमें कहां से आ रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप नहीं सबूतों के साथ वोट चोरी का कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने खोलकर रख दिया है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर किया है। राहुल गांधी की बदौलत आज इस देश को फर्जी वोटर, फेक पते, कैसे एक एक घर पे 500-500, 800 लोग रजिस्टर हो जाते हैं, कैसे नकली फोटो इस्तेमाल होती है जिसमें ब्राजील की मॉडल तक शामिल है, ये लोगों के पास और खबर सामने आई है। ये राहुल गांधी की बदौलत है कि एक्चुअली इतने खुलासों के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथी जो फील्ड पर गए उन्होंने और उदाहरण लाके सामने रखे। ये राहुल गांधी की बदौलत है कि अगर एक व्यक्ति एक जगह से ज्यादा वोट करता हुआ पाया गया तो उसके फोटो, उसके वीडियो लोगों ने साझा किए सोशल मीडिया पे। ये उनकी बदौलत है कि लोगों को लगा वोट चोरी हो रही है और अगर किसी बूथ पर अनियमितता हो रही है तो उसको बढ़ चढ़ कर बोला गया। तो राहुल गांधी पर एकदम से आक्रामक कौन है, हमलावर कौन है? राहुल गांधी को इस हार का दोषी कौन ठहरा रहा है? महागठबंधन के खराब प्रदर्शन का ठीकरा कौन उनके सिर पर फोड़ रहा है? हो सकता है अनभिज्ञता में आप कर रहे हो, लेकिन असल में यह बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश है बीजेपी की, आरएसएस की और उनके पालतू मीडिया की। और यह साजिश इसलिए रची गई है जिससे राहुल गांधी जी का वोट चोरी का जो खुलासा है वो फीका पड़ जाए, जिससे कि इस देश की नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सबसे सशक्त आवाज है, जो किसी कीमत पर समझौता नहीं करती है, वो आवाज दब जाए। महागठबंधन की हार का दोषी राहुल गांधी को ठहराना अकेले कहीं ना कहीं एक मकसद है इसका, और वो मकसद है राहुल गांधी की आवाज को दबाना, उनको डिस्क्रेडिट करना, विपक्ष के कैंप में संशय पैदा करना, विपक्ष के कैंप में अविश्वास पैदा करना। लेकिन ऐसा होएगा नहीं, और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ने वोट चोरी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और आज बीजेपी की इस वोट चोरी का जो बिहार में जीता जागता उदाहरण है वो सबके सामने है। किस तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ है वो सब लोग समझ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, ये 2014 नहीं है, ये षड्यंत्र चलेगा नहीं। राहुल गांधी ने इस देश के सामने सबूतों के साथ सच रखा है, और वो सच है नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से होती वोट चोरी का। और एक बात और याद रखिएगा, बीजेपी जो मन आए कर ले, जितना मन आए झूठ परोस ले, भांडा जरूर फूटेगा, क्योंकि सच और सूरज की एक ताकत होती है, वो निकलते जरूर है। और फिर सच का एक ही सिपाही चाहे अकेले क्यों ना खड़ा हो। टू राहुल गांधी's credit, the country knows about vote chori today. The country knows how the system is being manipulated. The country knows what has happened in Bihar. And which is why to hold him responsible is what the BJP is doing. Don't fall in their false narrative. संजय सिंह ने भी पहले ही दिन सवाल उठाया था। संजय सिंह ने कहा था कि बिहार का जो चुनाव है हाईजैक किया गया, एसआईआर के जरिए 80 लाख वोटों को काटा गया, कुछ वोटर्स को उसमें ऐड किया गया, और जिसका ये नतीजा है। संजय सिंह ने पहले दिन कहा था कि मैंने पहले ही कहा था कि इस चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है और इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। ज्ञानेश कुमार ने बिहार में जीत का सर्टिफिकेट मोदी जी को दे दिया है। उस राज्य में नतीजे क्या होंगे जहां 80 लाख वोट डिलीट कर दिए गए, जहां 5 लाख वोटर्स डुप्लीकेट है और जहां 1 लाख वोट अज्ञात हैं। हमें एनडीए, मोदी जी और ज्ञानेश कुमार को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार के आशीर्वाद से बिहार चुनाव जीता है। दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल साहब के निर्वाचन क्षेत्र में 40,000 वोट डिलीट कर दिए गए और दूसरे राज्यों के लोग वहां जाकर वोट देते रहे। तो ये कैसा चुनाव है? ये नतीजा पहले ही घोषित हो चुका था।
हम आज इसकी घोषणा का इंतज़ार कर रहे थे। तो संजय सिंह का कहना है कि जो रिज़ल्ट है पहले ही आ चुका था, बस घोषणा का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें भी सामने आई कि राकेश सिन्हा या कई बीजेपी और आरएसएस के बड़े बड़े लोग दिल्ली में भी वो चुनाव डाल चुके थे फरवरी 2024 में, और अभी ये नवंबर 2025 में उन्होंने बिहार में जाकर के वोट डाला। तो फर्जी वोटिंग की गई, बाहर के लोगों के जरिए वोट डलवाया गया। कांग्रेस के सीनियर नेता है के.सी. वेणुगोपाल, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी का जो 90% स्ट्राइक है दाल में काला है और इसकी जांच होनी चाहिए, एसआईआर के जरिए सब किया गया। इसी तरह समाजवादी पार्टी के सांसद है अवधेश प्रसाद, उन्होंने भी सवाल उठाया चुनाव पर, कहा यह हकीकत पर मबनी रिजल्ट नहीं है। मुकेश सहनी को ज़रा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। मुकेश सहनी के बारे में ज़रा तफसील से बात करनी होगी, क्योंकि महागठबंधन का ये जो अंजाम हुआ, आरजेडी और तेजस्वी यादव की जो हार हुई, तो उसमें मुकेश सहनी को भी क्रेडिट दिया जा रहा है। और क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी अपने आप को सन ऑफ मल्ला कहते हैं। इन्होंने वादा किया था सहनियों का वोट ये ट्रांसफ़र करवाएंगे आरजेडी और महागठबंधन को, लेकिन 0% ये वोट ट्रांसफ़र नहीं करवा सके। मुकेश सहनी की पार्टी का नाम आपको अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ये जो यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है VIP, ये मुकेश सहनी की पार्टी का नाम है, यानी विकासशील इंसान पार्टी। तो विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी के VIP, और इसको सीटें मिली है 0। कम से कम महागठबंधन में आरजेडी को 25 सीटें मिल गई, कांग्रेस को भी 6 सीटें मिल गई। ये जो अदर्स है 3, इसमें लेफ्ट की 2 पार्टियां हैं, CPI-ML और CPI-M, तो इनको भी 2 और 1 सीट मिल गई। लेकिन मुकेश सहनी को 0 सीटें मिली, बिल्कुल 0। ये VIP है। और इस बंदे ने SIR पर भी सवाल नहीं उठाया, इस बंदे ने किसी को मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि इस बंदे का जो ट्वीट है वो देखिए, धन्यवाद बिहार, बिहार के देवतुल्य मतदाताओं के जनमत का हम सम्मान करते हैं। परिणाम चाहे जो हो, जनता का सम्मान सौपार्य है। हम बिहार के विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारों की लड़ाई को पहले से भी अधिक मजबूती के साथ जारी रखेंगे। आपके विश्वास, समर्थन और संवाद में हमें और भी प्रतिबद्ध बनाया है। बिहार के हर घर, हर आवाज़ और हर सपने के साथ खड़े रहने का हमारा संकल्प अटूट है। ये मुकेश सहनी का कहना है। मुकेश सहनी को आरजेडी ने डिप्टी CM का चेहरा बना दिया था, और इसी ये जो ऐलान है बैकफायर कर गया। मुसलमानों में गुस्सा था, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबसे ज़्यादा इसी को इशू बनाया, और इसी को काउंटर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मल्लाह का बेटा डिप्टी CM बनेगा और मुसलमान का बेटा क्यों डिप्टी CM नहीं बनेगा। 2% वाला डिप्टी CM बनेगा, 18% वाला क्यों कुछ नहीं बनेगा। जनता दल यूनाइटेड ने भी एक पोस्टर जारी कर दिया था कि 2% वाले को लड्डू और 18% वाले को कड्डू, और इसी का ये नतीजा रहा कि आरजेडी को इतना ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। और तमाम लोग मान रहे हैं कि ये जो फैसला था मुकेश सहनी को डिप्टी CM का चेहरा बनाने का, ये बैकफायर कर गया, इसका आरजेडी को नुकसान हुआ, और ये अपनी कम्युनिटी का वोट भी ट्रांसफ़र नहीं करवा सका। और आज जब अपोजिशन पार्टी महागठबंधन एक स्टेज पर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ या बिहार के रिजल्ट को एक्सपोज करने के लिए, तो यहाँ इसने पहले से अलग लाइन ले लिया और इसने मान लिया कि जो रिजल्ट था वो सही था। इधर अलका लंबा ने एक वीडियो शेयर किया ABP न्यूज़ की, और ABP न्यूज़ की वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस नेता अलका लंबा ने लिखा, बेशरम, देश के गद्दार चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने कैसे भाजपा को बिहार चुनाव जिताया। यह कोई राजनैतिक दल नहीं बल्कि सदियों से पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। नुकसान कांग्रेस या किसी एक दल का नहीं बल्कि पूरे देश का है। वोटों का सरेआम सौदा हुआ और ज्ञानेश का हरन वोट चोर गद्दी से चिपके बैठे हैं। दरअसल इस वीडियो में एक तरफ संदीप चौधरी है जो सीनियर जर्नलिस्ट है ABP न्यूज़ के, और दिबांग है वो भी सीनियर जर्नलिस्ट है। ये दोनों जर्नलिस्ट तज्जिया कर रहे हैं कि जो जीविका की महिलाएं हैं बिहार में, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तैनात किया गया था, उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए थे, और जीविका की जो महिलाएं हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बूथ पर तैनात की गई थी, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि इन महिलाओं ने वोट ट्रांसफ़र करवाया एनडीए की तरफ।
10,000 रुपये भी इन सबको दिए गए थे, तो वोट को खरीदा गया, इस तरह का कहा गया। प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने क्या कुछ कहा, जरा आइए उसको भी जान लेते समझते हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार झा आरजेडी के एडवाइजर हैं, राज्यसभा एमपी हैं और खुलकर तमाम मुद्दों पर बोलते हैं। इन्होंने अंग्रेजी में एक ट्वीट किया कि बिहार का जो रिजल्ट आया है, क्या ये रिजल्ट हकीकत पर मबनी है, क्या बिहार के लोग यही रिजल्ट डिजर्व करते हैं। और इन्होंने 2-3 पॉइंट को हाईलाइट किया। जैसे इन्होंने लिखा देयर इज नो जॉबलेसनेस, कि यहाँ जॉबलेसनेस ही नहीं है। उसके अलावा दूसरा सवाल उठा रहे हैं द पेन ऑफ माइग्रेशन इज़ फिक्शन, कि जो माइग्रेशन का दर्द है बिहार में, कि बिहार के लोग पलायन करते हैं, बाहर जाकर जॉब करते हैं, रोज़गार के लिए जाते हैं, ये जो दर्द बताया जाता है ये भी फिक्शन है, हकीकत नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन डजंट मैटर, हेल्थ और एजुकेशन मैटर नहीं करता है बिहार में। तेजस्वी यादव ने इन्हीं मुद्दों को रेस किया था, इन्हीं मुद्दों को उठाया था और वो जॉब के मुद्दे पर, माइग्रेशन के मुद्दे पर, हेल्थ और एजुकेशन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे बिहार में। इन सब की हालत ख़राब है, इसके बावजूद वोट नहीं मिला, बल्कि वोट मिला एनडीए को। तो इसका मतलब साफ है कि बिहार की सियासत में जॉब का मुद्दा हो या यानी बेरोज़गारी का जो मुद्दा है, या माइग्रेशन का जो मुद्दा है, एजुकेशन का, हेल्थ का जो मुद्दा है, ये इशू नहीं है। इन्होंने लिखा हाउएवर इश्यूज रेज्ड बाय तेजस्वी यादव वुड रिमेन द कोर बिहारी कंसर्न फॉरएवर, कि तेजस्वी यादव के ज़रिए जो मुद्दे उठाए गए वो बिहार की सियासत में हमेशा रहेंगे, भले ही वोट नहीं मिला। जय बिहार, जय हिंद। तो ये पूरा रिज़ल्ट है बिहार इलेक्शन का, उसका तज्ज़िया है। और अब सच्चाई सामने आने लगी है कि किस तरह रिजल्ट के साथ मैनिपुलेट किया गया। और अब आइए मैं ये आपको फाइनल लिस्ट दिखा रहा हूं, जो मैंने शुरू में कहा था और द हिंदू की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया था। 11 नवंबर को, यानी माफ़ कीजिएगा 6 अक्टूबर को जो लिस्ट जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसमें ये बताया गया था कि बिहार में टोटल वोटर्स की तादाद है 7 करोड़ 42 लाख 7.42। मैं आपको लिख कर बताता हूँ। यानी 7.42 करोड़ बिहार में टोटल वोटर्स है। ये 6 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था एसआईआर की फाइनल लिस्ट के बाद। लेकिन जब 11 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज जारी किया तो इसमें बताया गया कि जो टोटल वोटर्स हैं वो हैं 7 करोड़ 45 लाख 26,858। वो कैसे, देखिए पूरा लिस्ट है कि कब कितना लोगों ने वोट डाला। तो इसमें डेटा है कि जो पहला चरण हुआ बिहार में चुनाव का, तो पहले चरण में जो वोटर्स की तादाद थी वो थी 1 करोड़ 76,77,219। और जो टोटल वोटर्स है बिहार में उसकी जो तादाद है वो है यहाँ लिखी हुई 3 करोड़ 75,13,302। दूसरे फेज में यानी 11 नवंबर को बिहार में लोगों ने वोट किया 1 करोड़ 74,68,572। और जो बिहार में टोटल वोटर्स थे दूसरे फेज के, वो टोटल वोटर्स की तादाद थी 3 करोड़ 70,13,556। बीच में यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का डेटा है कि जो पुरुष है यानी जो मेल वोटर्स है उन्होंने बिहार में जो वोट डाला उसकी जो तादाद थी वो 1 करोड़ 98,35,325। और जो महिला वोटर्स की तादाद है बिहार में वो है 1 करोड़ 95,44,000। तो बहरहाल ये मतदान हुआ वोट के दिन का कि पहले फेज़ में 1 करोड़ 76 लाख लोगों ने वोट किया और दूसरे फेज़ में 1 करोड़ 74 लाख वोटरों ने वोट किया। अब 11 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि टोटल वोट पड़े बिहार में 3 करोड़ 51,45,791 और ये है 71% टोटल। अब जो टोटल वोट का परसेंटेज था बिहार में वो यहाँ आपको 62% दिख रहा होगा, 62.80। अब दोनों फेज का मिला करके टोटल वोट कास्ट होता है बिहार में 3 करोड़ 51 लाख। लेकिन जो टोटल मतदान है बिहार में जिनमें से 65% लोगों ने वोट डाला, बकिया लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वो टोटल फिगर ये है 7 करोड़ 45,26,858। अब इसी पर सवाल हो रहा है कि एसआईआर की जब फाइनल लिस्ट सामने आई थी तो ये आंकड़ा था 7 करोड़ 42 लाख का और अब हो गया 7 करोड़ 45 लाख। तो 3 लाख तो यहीं पर अचानक बढ़ गया। उसके अलावा
14 लाख डुप्लीकेट वोटर का डेटा सामने आया। दूसरा डेटा सामने आया, इसी पर सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। दूसरी तरफ मुसलमानों का वो तबका जिसको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से जीत हुई, वो लोग क्यों कह रहे हैं? कमर नाम के एक शख्स ने फेसबुक पर एक वीडियो डाली है, ज़रा उनकी इस वीडियो को भी आप सुन लीजिए। जो रिज़ल्ट आया है उसको देखने के बाद पहला लफ्ज़ जो हमारे ज़ुबान से निकलना चाहिए वो अस्तग़फिरुल्लाह ही निकलना चाहिए। और किसके लिए निकलना चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी के लिए और उसकी पार्टी AIMIM के लिए। दुआ करनी चाहिए, इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए। हो सके तो आप कुरान ख़ानी करवाएं, फातिहा करवाएं, मिलाद करवाएं। अल्लाह से गिरगिरा करके दुआ कीजिए कि अल्लाह ऐसी पार्टी से तू निजात दे दे, बचा ले हम तमाम कौम को, तमाम मुसलमानों को इसकी कहर से आप बचा लें अल्लाह, क्योंकि ये कहर की शक्ल में अब टूट रहा है हम पर। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे रिज़ल्ट आता है तरह तरह के विश्लेषण आपके सामने आएंगे, फ़लाँ वजह से ये रिज़ल्ट रहा, चिला वजह से ये रिज़ल्ट रहा। लेकिन पूरे बिहार का जो ये रिज़ल्ट आया है, जो NDA को प्रचंड जीत मिली है, उसके लिए सिर्फ एक शख्स ज़िम्मेदार है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ एक शख्स ज़िम्मेदार है। उसका एक वीडियो, एक स्टेटमेंट ने पूरे बिहार की लंका लगा दिया। ख़ास तौर पे बिहार के तमाम मुसलमानों के साथ धोखा हुआ और वहाँ की जो सेकुलर फैब्रिक है, जो सेकुलर हमारे हिंदू भाई हैं, उन सब के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। इस वीडियो को सुनिए आप। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, इसका मीनिंग कहाँ तक जाता है, कितना ख़तरनाक उन्होंने ये स्पीच दिया है, मैं बाद में बताता हूँ आपको। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। तो ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा। मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा। और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल, अब सीमांचल का इंसाफ मुझे करना है। अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ कोटला की जनता। क्या अबू बकर, उमर, अली और उस्मान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ सीमांचल की जनता। क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, बशर्ते कि तुम अपनी ताकत को महसूस करो। ये जालिम लोग आकर हमको डरा डरा कर दिमाग में बात डाल देते हैं, अरे नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे भाई, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो बड़े क्या बोलते हैं, उसको चलने दो। गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा, चलेगा तो दौड़ेगा, दौड़ेगा तो कामयाब होगा। जैसा कि आपने सुना, इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अब लड़ाई जो है वो डिप्टी CM की नहीं है, लड़ाई CM की है और सीमांचल का बेटा CM बनेगा। प्लस वो बता रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक का बेटा बनेगा CM, उस्मान गनी का बेटा CM बनेगा, हज़रत अली का बेटा CM बनेगा, उमर का बेटा CM बनेगा। मतलब वो हमारे जो खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं उनके हवाले से वो बात कर रहे हैं। यानी एक साइलेंट मैसेज दे रहे हैं कि बिहार में मुसलमानों का रूल आएगा, खलीफाओं का रूल आएगा, शरिया कानून आएगा, शरिया की हुकूमत आएगी। और आपको पता है कि इस वीडियो को तमाम गोदी मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सोशल मीडिया ने तमाम जगह वायरल किया, खूब शेयर किया गया, सिर्फ ये ब्रेन वॉश करने के लिए, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि देख लो मियाँ CM बन जाएगा, मुसलमान CM बनने जा रहा है। क्योंकि इस बार त्रिशंकु विधानसभा होगा, कुछ सीट घटेगा, ओवैसी के कुछ MLA जीत के आएंगे और वो डिमांड रखेगा कि नहीं जी मुझे CM बनाओ। जैसे झारखंड में एक निर्दलीय MLA ने ये शर्त रखी थी जिसकी वजह से उसको CM बनाया गया था। सोचिए ये कितना ख़तरनाक स्पीच दे करके ओवैसी साहब आए थे, जबकि उस पूरे स्पीच में कैसे ये मुमकिन होगा, कैसे एक माइनॉरिटी वाला 16% 18% वाला 5-6 MLA जीत कर आने वाला कैसे वो CM बन जाएगा उस स्टेट का, ये फॉर्मूला वो नहीं समझा रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उस्मान का बेटा, अबू बकर का बेटा, अली का बेटा CM बनेगा। सोचिए। फिर आप कहते हैं कि वो B टीम नहीं है, स्क्रिप्ट
पे वो काम नहीं करते हैं, उसका कोई आका नहीं है। कैसे नहीं है? एक पढ़ा लिखा जी होश आदमी, बैरिस्टर आदमी, काबिल आदमी इतना खतरनाक लाइन कैसे इस्तेमाल कर सकता है? आप इतिहास याद कीजिए, अब्दुल गफूर साहब जब फर्स्ट टाइम सीएम बनाए गए, बिहार के फर्स्ट मुस्लिम सीएम, तो उसको हटाने के लिए आंदोलन खड़ा किया गया। ये बात और है कि इतिहास उसे करप्शन के खिलाफ आंदोलन का नाम दे दिया, जेपी आंदोलन का नाम दे दिया, जयप्रकाश आंदोलन का नाम दे दिया, लेकिन असल मुस्लिम सीएम को हटाने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। आपने देखा होगा कि मुस्लिम बहुल सीट पे जब लड़ाई तिरुशंकु होने का डर रहता है तो मुसलमानों को ये कह के जगाया जाता है साइलेंटली या खुल करके या घर घर जा करके कि देख लो बीजेपी जीत जाएगी, बटना नहीं है। आपको क्या लगता है ये वीडियो जब बहुसंख्यक समाज के घरों में गया होगा तो उनके अंदर ये डर नहीं पैदा किया गया होगा कि देख लो मियाँ अगर सीएम बन जाएगा तो मियाँ का रूल आ जाएगा, मुसलमान का रूल आ जाएगा? यही काम कर गया बिहार में, यही स्पीच घर घर पहुंचा और काम कर गया। लेकिन हमारे युवाओं को क्या समझाया जाता है कि वो वैसे सारे सीट पे थोड़ी खड़ा था, बाकी जगह तो यादव ने पोल ही नहीं दिया। सर 14% यादव बिहार की सरकार नहीं बना सकता है, या 5% कुर्मी नहीं सरकार बना सकता है। बहुसंख्यक समाज के तमाम जाति जिसको वोट देंगे उसका सीएम बनेगा, वो पार्टी इख्तिदार में आएगी। और ओवैसी काम इस तरह से करते हैं कि जो सेकुलर हिंदू वोट है वो पोलराइज हो जाता है और मुसलमान वोट डिवाइड हो जाता है। ये जब तक आप नहीं समझेंगे कि कितनी खतरनाक राजनीति असदुद्दीन ओवैसी खेल रहे हैं कि जो सेकुलर पार्टीज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए और मुस्लिम लीडरशिप भी डिक्लाइन कर जाए। अगर कुछ बचे मुस्लिम लीडरशिप के नाम पे तो जहां 70-80% मुसलमान हैं वहीं अपनी क़यादत का नारा देके जीत जाओ। अपने घर में तो कोई भी शेर होता है भाई, ऐसी सीट पे जहां 75-80% आप आंख बंद करके किसी को वोट दोगे मुसलमान ही जीतेगा। ये जो 6 सीट जीत करके 5 सीट जीत करके ओवैसी की पार्टी सीना चौड़ा करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं कि देखो जी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो गए हैं, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हो गए हैं। भाई अपने घर में आपने जीत के कौन सा कमाल कर लिया है? बिहार में हर बार हर टेन्यूर में कम से कम 18 से 25, 20-25 मुसलमान जीतते थे, इस बार 9 मुसलमान जीते हैं। मतलब लोएस्ट 1952 से लेकर आज तक की तारीख में। और किसकी वजह से? कहते हैं घर में आग लगी, घर के चिराग से घर को डुबाने वाला कौन निकला? यही क़यादत। ऐसे क़यादत खड़ी होती है। तो आपने सुना, इनका ये कहना है कि ओवैसी की वजह से बिहार में 243 असेंबली सीटों पर जीत हुई है। अगर इस नज़रिया को, इस नैरेटिव को मान लिया जाए तो फिर ये कहा जाएगा कि राहुल गांधी जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वोट चोरी को एक्सपोज कर रहे हैं, इंकशाफ कर रहे हैं, सुप्रिया ने जो कुछ कहा, इतने लोगों ने जो कुछ कहा, सब गलत है। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक शख्स की वजह से बिहार इतना बड़ा चुनाव जीत जाए, एनडीए बीजेपी और आरजेडी हार जाए? तो सच्चाई कुछ और है जिसको ये लोग भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान भी गर्दिश कर रहा है जिसकी लोग तनकीद कर रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि SIR या जो वोटर लिस्ट का या EVM का जो दावा किया जाता है कि इन सब में करप्शन हुआ, घपला हुआ, ये बेमाना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान है। इस बयान की भी मजम्मत की जा रही है, तनकीद की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे देखते रहिए। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।